अगला एक साल काफ़ी डिफिकल्ट जाने वाला है। हालांकि 2008-9 के बाद हमने कोई बड़ा रिसेशन नहीं देखा है, लेकिन अभी 2022 के एंड में चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रही हैं। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इसे मैं इस वीडियो के पहले हाफ में विस्तार से समझाऊंगा। उसके बाद मैं बात करूंगा कि इंडिया में वो कौन कौन से सेक्टर्स है जो स्लो डाउन से, या फिर अगर ये बाद में स्लो डाउन रिसेशन में तब्दील होता है तो उससे इम्पैक्ट होंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि एक आम आदमी के लिए और एक इन्वेस्टर के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या कुछ है, हमें क्या कुछ प्लानिंग करनी चाहिए और किन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा लेना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। शुरुआत करेंगे यूके से। यूके के लिए चीज़ें कंप्लीटली कंट्रोल से बाहर नज़र आ रही है। अगर आप इनके इन्फ्लेशन का ग्राफ देखते हैं तो ये इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि बढ़ते बढ़ते 11.1% पर चला गया है, जो कि पिछले 30-40 साल का हाई है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है। अब इन्फ्लेशन की वजह से इनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग देखिए कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। अब इस कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए लोगों की तनख्वाह भी वैसे ही बढ़नी चाहिए, लेकिन यूके में जो तनख्वाह है वो बढ़ रही है सिर्फ 4.7% से। तो ये जो इन्फ्लेशन और तनख्वाह की ग्रोथ है, इसमें जो 6.5% का गैप है, ये रियल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यूके की जो क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ है वो कोविड के बाद अच्छे से रिकवर होकर 6.5% पर चली गई थी, लेकिन पिछले एक साल में वो तेजी से कम होकर -0.2% पर आ चुकी है। यानी कि लगभग आप समझ सकते हैं कि यूके में रिसेशन एंटर कर रहा है। तो काफी टफ टाइम जाने वाला है ऋषि सुनक, उनके गवर्नमेंट और उनके लोगों के लिए। लेकिन यूके इसमें अकेला नहीं है, लगभग आधा यूरोप रिसेशन की कगार पर है। चलो जर्मनी को ही देख लेते हैं। यहाँ पर भी जो इन्फ्लेशन है वो आसमान छू रहा है, वो 10.4% पर चला गया है। जीडीपी ग्रोथ देखते हैं तो वो कम होते होते सिर्फ 0.4% पर आ चुकी है। और कुछ ऐसी हालत ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज की हो गई है। अब नजर डालते हैं दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज पर, यूएस और चाइना पर। यूएस की अगर बात करें तो इन्फ्लेशन के मामले में यूरोपियन कंट्री से तो ये बेटर है। इनका पिछले मंथ का जो इन्फ्लेशन था वो था 7.7% पर, और थोड़ा बहुत कम भी हुआ है पिछले कुछ महीनों में। लेकिन जो रियल प्रॉब्लम ये लोग फेस कर रहे हैं वो है जीडीपी ग्रोथ में। इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 2 क्वार्टर में इनकी जीडीपी ग्रोथ निगेटिव में रही है, जो कि बहुत ही शॉकिंग पॉइंट था। लेकिन अब फाइनली इन्होंने 3rd क्वार्टर में एक पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी यही की यही है। इनका प्रॉब्लम बाकी कंट्री से थोड़ा अलग है। अगर हम देखें तो यूएस में पिछले 17 महीनों से लगातार जो आवरली वेज है, जो हर घंटे की तनख्वाह है, वो कम होती जा रही है। यानी कि आमदनी तो बढ़ नहीं रही है, लेकिन इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ रहा है। इसका एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि एवियन फ्लू नाम का वहाँ पर एक बीमारी आ गई है। अब ये जो बीमारी है ये पर्टिकुलरली बर्ड्स पर आती है। अब इस एवियन फ्लू ने वहाँ के कितने बर्ड्स मारे होंगे? 5 करोड़ से भी ज़्यादा। तो इस एवियन फ्लू की वजह से कई सारे वहाँ पर मुर्गियाँ मर गई, और उसकी वजह से जो अंडों की प्राइस है वो पिछले एक साल में 43% से बढ़ गई है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो है ही, बट एक नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी काफ़ी कुछ इन्फ्लेशन वहाँ पर तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम यूएस की बात करें तो वहाँ पर चीज़ें और भी ख़राब हो सकती है कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज़। यूएस ने जो सबसे बड़ी गलती की है वो है ओवर ऑप्टिमिज्म की। अगर हम ट्विटर का ये ग्राफ देखते तो उसमें पता चलेगा कि 2020 और 21 इन 2 सालों में ट्विटर ने अपने जो मैन पावर है, जो एम्प्लॉयज़ है टोटल, उन्हें 53% से बढ़ा दिया। ये सोचकर कि कोविड के बाद जो कंपनी को ग्रोथ मिली है वो आगे चलकर मिलती रहेगी। लेकिन इलॉन मस्क जब आए तो उन्हें पता चला कि इतने लोगों की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो उन्होंने लोगों को हटाना शुरू किया। बाद में एक सेम पैटर्न हम बाकी कई सारी कंट्री में देख रहे हैं, चाहे स्नैपचैट हो, चाहे मेटा हो। अब यही चीज़ इंडिया में भी आएगी। अब सवाल ये नहीं रहा है कि आएगी या नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, और उसकी शुरुआत भी कहीं ना कहीं इंडिया में हो चुकी है। इंडियन आईटी कंपनीज की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है आउटसोर्सिंग, यानी कि डॉलर और रुपये का जो मार्जिन है उससे पैसा कमाना। और उनकी वीकनेस भी यही है कि डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ पर। और इसी चीज़ ने भी प्रॉब्लम देना शुरू कर दिया है, क्योंकि यूरोप और यूएसए में जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से वहाँ पर जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी स्लो हो गई है। और उसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट उन कंपनीज़ के इंडियन कंपनीज़ को मिलते हैं वो भी आने वाले टाइम में कम हो जाएंगे। उसका एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो कॉग्निजेंट में काम करता है। पिछले 3 महीने से उसे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिला है। वो बस मीटिंग अटेंड करता है और वेट करता है कि उसे प्रोजेक्ट मिलेगा। अगर आप आईटी एम्प्लॉय है तो आप भी कमेंट करके बताइए कि सेम चीज़ आप भी देख रहे हैं। यहाँ पर हम आईटी कंपनीज और उनकी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर वेस्टेड के बारे में। ये बात तो सही कि नास्डैक, जहाँ पर टेक कंपनीज लिस्टेड हैं, वो इस साल 30% से गिर चुका है। लेकिन अगर हम पिछले 10 साल की बात करते हैं तो पिछले 10 साल में वो 330% से बढ़ चुका है। इतना ही नहीं, पिछले 10 साल में रूपी 49% से डिप्रिशिएट हुआ है। 2012 में $1 की वैल्यू थी 55 रुपीज, जो कि अब चला गया है 82 रुपीज पर। तो यहाँ पर अगर कोई स्टॉक बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करता फिर भी ये 49% का रिटर्न आपको मिल ही जाता। ये ड्यूअल बेनिफिट आपको मिलता है यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके। तो वेस्टेड के जरिए बड़ी आसानी से यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगते, ब्रोकरेज चार्जेस, कोई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी आपको नहीं लगते हैं।
और उनके करेंसी कन्वर्जन के चार्जेस भी वन ऑफ द लोएस्ट है। वेस्टेड में आप यूपीआई या नेट बैंकिंग के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और अगले ही 1 घंटे में ट्रेडिंग स्टार्ट भी कर सकते हैं। सेफ्टी की बात करें तो वेस्टेड में आपका फंड बिल्कुल सेफ है। एसआईपीसी इंश्योरेंस के अंदर वेस्टेड का हर एक अकाउंट $500,000 तक इंश्योर्ड है। और रही बात लीगलिटी की, तो आरबीआई के एलआरएस स्कीम के अनुसार आप $250,000 यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप बड़ी अमाउंट से ही शुरुआत करो, आप यहाँ पर $30 से भी अकाउंट ओपन कर सकते हो और $1 से भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो, क्योंकि वेस्टेड में आप फ्रैक्शनल शेयर्स खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई पर्टिकुलर थीम जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज थीम के सिलेक्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप वेस्टेड के जरिए एसआईपी भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके वेस्टेड पर साइन अप करते हैं तो पहला फंड ट्रांसफर करने के बाद आपको $10 का बोनस भी मिलेगा। तो वेस्टेड को जरूर चेकआउट कीजिए। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वही अगर हम चाइना के जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो अप्रैल 2021 के बाद यहाँ पर भी काफी ज्यादा गिरावट दिख रही है। और ये जो गिरावट है और ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मुझे नहीं लगता कि जब तक शी जिनपिंग है तब तक सुधर भी पाएंगे। चाइना के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर रहा है उनकी जीरो कोविड पॉलिसी। अब लोग भी हैरान हो गए हैं, वहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं। इस जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से वहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो काफी ज्यादा स्लो हो गई है और इसका रियल इम्पैक्ट आपको आने वाले क्वार्टर्स में जरूर देखने मिलेगा। अब ये तो हमने देख ली दुनिया भर की बातें, इंडिया का क्या? कई सारे लोग इंडिया में बोल रहे हैं कि इंडिया फिलहाल फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है तो इंडिया में ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। इस इंटरकनेक्टेड इकोनॉमी में इंडिया में, जैसे मैंने कहा कि आईटी सेक्टर की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है बाहर की कंट्रीज़ पर। इंडिया की जो मेजर आईटी कंपनीज है उनका 90% से ज़्यादा रेवेन्यू बाहर से ही आता है। तो ऐसे में जब वो इकोनॉमी स्लो हो रही है तो इन कंपनी को भी स्लो होना ही पड़ेगा और अगले 1 महीने में आप देखेंगे कि इन आईटी कंपनीज में भी अच्छी खासी मात्रा में ले ऑफ शुरू हो जाएंगे। ये डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो रिसेशन होता है एक्चुअली इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। ये एक प्रोसेस है। अगर कोई इकोनॉमी बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करती है तो रिसेशन भी आता ही है। तो ये एक इकोनॉमिक साइकिल का एक पार्ट है और जो आता ही रहेगा। हर 10-15 साल में एक बार आता है, कुछ चीज़ें करेक्ट हो जाती हैं और फिर से इकोनॉमी अगेन अपने रास्ते पे निकल पड़ती है। तो 2 सवाल आते हैं। पहला है कि कौन कौन से सेक्टर से जो इम्पैक्ट हो सकते हैं, और दूसरा ये कि एक आम आदमी को यहाँ पर क्या करना चाहिए, इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पर्टिकुलर सेक्टर्स की बात करें तो मुझे लगता है बैंक्स, एनबीएफसीज, आईटी सेक्टर, ऑटोमोबाइल और कंस्ट्रक्शन, ये कुछ मेजर सेक्टर्स हैं जो पहले इंपैक्ट होंगे। जब भी कोई रिसेशन आता है तो सबसे पहली बात यह है कि लोगों के जॉब चले जाते हैं और लोगों के जॉब चले जाते हैं तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, तो ऐसे में बैंक्स और एनबीएफसीज के डिफ़ॉल्ट्स बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़, जो महंगी चीज़ है वो लोग अवॉइड करते हैं। जैसे हम कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करें या फिर ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो उनका जो फ्लो है, जो तेज़ी से चल रहा था अब तक, वो कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो हो जाएगा। आईटी सेक्टर की तो हम बात कर ही रहे थे। पिछले 15 साल से आईटी सेक्टर बूम में चल रहा है, 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका। लेकिन अब फाइनली एक छोटा सा ब्रेक आ गया है और ये भी पर्टिकुलरली ओवर ऑप्टिमिज्म की वजह से आया है। कुछ टाइम बाद ये भी रिकरेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर, काफ़ी ज़्यादा तनख्वाह बढ़ने की वजह से कई सारे लोग लैंड और फ्लैट्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा बहुत स्लो डाउन आने की वजह से ये सेक्टर भी ज़रूर इम्पैक्ट होगा। तो अगर आप इन सेक्टर में इन्वेस्टेड हो तो अगले 1 से 1.5 साल में आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर में इन्वेस्टेड हो तो 1-1.5 साल में बिल्कुल भी कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए। थोड़े नेगेटिव रिटर्न्स भी देखने मिल सकते हैं आपको, लेकिन उसके बाद अगेन चीज़ें रिकवर हो जाएगी। तो यहाँ पर एक आम आदमी को क्या करना चाहिए? अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपको स्किल्स पर ज़्यादा फोकस करना है ताकि आप अपने स्किल के बेसिस पर जॉब में टिक सको। क्योंकि कई सारे लोग जो हाइप्ड होकर आते हैं, ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, फिर भी ज़्यादा सैलरी ले रहे होते हैं, वो इस टाइम में ज़रूर प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। और पिछले 12 महीने के लिए आप ज़रूर प्लानिंग कीजिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा सेव कीजिए। जो बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे कि जेफ बेजोस कहते हैं वो मत खरीदिए, और जो भी सेविंग आप शॉर्ट टर्म के लिए करोगे 6-8 महीने के लिए, वो आप लिक्विड फंड में कर सकते हो। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि रिसेशन में क्या हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या? तो आपको बता दूं, जब रिसेशन आता है तो स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखने मिलता है, वही गोल्ड इस टाइम पीरियड में अच्छा खासा अप्रिशिएट होता है। अगर हम 2007 से 2009 की बात करें तो इस टाइम पीरियड में गोल्ड ने 34% के रिटर्न दिए थे, और ऐसे टाइम पीरियड में ऑफकोर्स ये रिटर्न्स काफ़ी हेल्प करते हैं। तो गोल्ड पर अब अगर शॉर्ट टर्म में आपका फोकस है तो गोल्ड पर आप फोकस कर सकते हैं अगले 1-1.5-2 साल में। लेकिन सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है? सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है यही टाइम पीरियड जब मार्केट गिरता है, तब इसमें इन्वेस्ट करना। अगर आप 2008-9 का मार्केट देखते हैं तो उसमें जिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, अगर आप उसमें एवरेज कंपनी में भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं ऐसे टाइम पीरियड में। क्योंकि रिसेशन के टाइम में अगर किसी स्टॉक की वर्थ है 100 रुपीज़ तो वो भी 50-60 रुपये में मिल जाता है। ये कुछ ऐसा ही होता है कि 5 रुपीज़ का पार्ले जी आपको 3 रुपीज़ में मिलता है। लेकिन ये किसके लिए? ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि स्टॉक मार्केट से फिलहाल आप दूर ही रहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि अगले 1-1.5 साल में काफ़ी सारे नेगेटिव रिटर्न्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो कंक्लूजन में आपसे यही कहूँगा कि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज ऑलरेडी प्रॉब्लम में जा चुकी है, रिसेशन में लगभग एंटर कर चुकी है, और ये जो वेव है वो धीरे धीरे बाकी कंट्रीज़ में भी आएगी।
अब हालांकि इंडिया उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा जितने वो हो रहे, लेकिन इम्पैक्ट होगा ज़रूर, और उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। और यही मकसद था आज का वीडियो बनाने का कि अब अगले 12 महीने के लिए अच्छी खासी सेविंग कीजिए, और जो महंगी चीज़ें जिन्हें आप खरीदने का प्लान करें उन्हें आप कुछ टाइम के लिए अवॉइड करें तो ही बेहतर है। और शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विड फंड में या फिर गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म की बात करें तो जब मार्केट गिर जाएगा तो एंट्री करना सबसे बेस्ट रहेगा। और जाते जाते वेस्टेड को ज़रूर चेकआउट कीजिए, काफ़ी बढ़िया इनका प्लेटफॉर्म है, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।